फैमिली रन बिजनेसेस में लीडरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा देखा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप लेवल पे होती है, वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन नीचे एम्प्लॉय लेवल पे भी होती है। इफ यू टॉक अबाउट द माइंडसेट ऑफ ऑल दिस जनरेशन, आपको क्या गिफ्ट नजर आ रहा है? लाइक हाउ इज द ग्रैंडफादर डिफरेंट फ्रॉम द फादर एंड हाउ इज द न्यू जनरेशन डिफरेंट फ्रॉम? मैं ऐसा सोच रहा था कि हाउ द डिसीजन मेकिंग इज सो डिफरेंट बिटवीन अ ग्रैंडफादर टू फादर एंड फादर टू सन। सर्वाइवल, स्केलिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन। ने जिस लेवल पे उसको फेस किया होगा हम लोगों ने नहीं किया शायद, बिकॉज वी हैव मोस्टली वर्क विद द नेक्स्ट जनरेशन ओनली. You consider you and me as two different generations or same generation? No. I'm not talking about us, but I'm talking about the clients that we work with. Appetite is the highest in the third generation. Implementation power is the highest in the first generation. Faster decision making I have seen on the second generation. It's okay for me to spend 350 rupees for a coffee every single day. That's how third generation thinks. See, most of the organizations where family is involved, they refrain having hard dialogues. Why do we call them as the powerhouse of our economy? Hi Mugul bhai, welcome to my show. Hi Malav. So I think this is the first time we are meeting, but I've followed your work a lot. We've also had common clients. जहाँ पे आप मैनेजमेंट साइड काम कर रहे थे, we were working on the tech side. So we have followed your work very, closely. और जब मुझे ये पॉडकास्ट बनाने का आइडिया आया ना कि लेट्स टॉक अबाउट द जनरेशनल शिफ्ट दैट वी आर सीइंग, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑन माई माइंड कि चलो मुकुल भाई को बुला दो, लेट्स टॉक अबाउट दिस. And why is that? बिकॉज यू वर्क विद अ लॉट ऑफ कंपनीज और मैंने देखा है, एंड बिकॉज यू वर्क विद एसएमई स्पेसिफिकली, और हमने एसएमईज में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा है, जो गैप्स है लीडरशिप में स्पेशली. आई एम श्योर आपने जिस लेवल पे उसको फेस किया होगा हम लोगों ने नहीं किया शायद, बिकॉज वी हैव मोस्टली वर्क विद द नेक्स्ट जनरेशन ओनली. So you consider you and me as two different generations or same generation? No. I'm not talking about us, but I'm talking about the clients that we work with. जो SMEs Just में just pulling your we leg. have. Just pulling अरे, leg. Tell me. yeah. So जो दादाजी ने कंपनी स्टार्ट की थी, पिताजी ने चलाई. Now people my age are coming in. So let's talk about that. But first, let's set the base with what are SMEs, and why do we call them as the powerhouse of our economy? So, putting factual data aside, मेरे हिसाब से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर स्टिल प्रमोटर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे प्रमोटर स्पेसिफिक है, ना कि एंटरप्राइज चल रही है, बट इट्स प्रमोटर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स अकॉर्डिंग टू मी इज लाइक एन एसएमई. ऑफ कोर्स देयर इज डेफिनेशन गिवन टू इट इन टर्म्स ऑफ द टर्नओवर. एक स्मॉल क्या है, मीडियम क्या है, लार्ज क्या है, राइट? बट कीपिंग ऑल द टर्नओवर्स असाइड, it's more to be like a family managed, family driven, promoter driven organization. According to me, is more like an SME driven organization. Okay. मतलब where everything is going through the boss. Everything is going through the boss, everything is going through one person or internal blood related people, example family related people, right? That according. Right. Okay. So when Statifix comes into an SME as a consultant, so what's your eventual goal? मतलब आप कहाँ कंपनी को उठाते हो और what's your eventual goal? मतलब कहाँ तक आप लेके जाते हो? In terms of systems, leadership shift की बात करें. So when Statifix comes into role, there are multiple intent जो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब जुड़ते हैं तो लेके आते हैं. वन ऑफ द लार्जर इंटेंट इज के क्या हम प्रमोटर या डायरेक्टर जो हैं, क्या हम उनके नीचे की मिडिल मैनेजमेंट को बना सकते हैं क्या स्ट्रॉन्ग? Right. क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह पे मिडिल मैनेजमेंट होती नहीं है, और अगर है तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है. क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो मेजॉरिटी जगहों पे डायरेक्टर ही सारे की सारी जगहों पे इन्वॉल्व होते हैं. सो वन ऑब्जेक्टिव है इसके कि हम मिडिल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसका लार्जर आउटपुट इज कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो रिलेटिवली फायर फाइटिंग से फ्री होकर डेवलपमेंटल काम पे चालू हो जाता है. दूसरा लार्जर ऑब्जेक्टिव है इसके क्या हम वहाँ पे कपल ऑफ वेरी स्पेशलाइज्ड क्यूरेटेड डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं क्या, राइट? कुछ रेगुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ना होते हुए भी एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, विच इज़ रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल एचआर डिपार्टमेंट, जो काफ़ी सारी एसएमईज के पास नहीं होता है, जहाँ पे ओनर को लगता है कि हमारे पास नहीं है, बट एक्चुअली ओनर हिमसेल्फ इज द एचआर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो वी ऑलवेज से दैट यू नीड टू हैव एन एचआर डिपार्टमेंट. फिर कुछ कपल ऑफ डिपार्टमेंट्स जैसे एग्जाम्पल ऑडिट डिपार्टमेंट, एमआईएस डिपार्टमेंट, ये ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आज की तारीख में न्यू एज डिपार्टमेंट्स हैं, जो कहीं ना कहीं एक एसएमई के साथ में, ओनर के साथ में मिलके उनके हैंड्स बन जाते हैं, राइट? इंटरेस्टिंगली आज जब हम दशहरा पे शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे रावण के 10 सर होते हैं, वैसे मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर के 10 हाथ होते हैं, राइट? एंड एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग
कि मुझे कौन-कौन से हाथ और डेवलप करने हैं, राइट? सो लाइक एचआर इज़ वन हैंड, मार्केटिंग इज़ वन हैंड, राइट? एमआईएस इज़ वन हैंड, अकाउंट्स एंड फाइनेंस इज़ वन हैंड, operations is one hand, dispatch is one hand, QC is one hand. These are all different hands. So when we come in the organization, to answer it very short right now, our intent is can owner get free? Second, can we become a system centric organization, not a person centric organization? And third, whatever owner desires, can it get executed and not just remain as a desire or a plan on the paper? So that's the bottom line why we enter in the any organization. सो मतलब अगर हम लोग पूरे एसएमईज लैंडस्केप का देखें, व्हाट पार्ट ऑफ द एसएमई वर्ल्ड इज ट्राइंग टू डू दिस? क्या आप जब एक नए क्लाइंट के पास जाते हो आपको ये चीज़ समझानी पड़ती है या फिर दे नो कि मुझे ये चाहिए? इसमें मतलब शहर टू शहर और एक्सपोज़र टू एक्सपोज़र बहुत वेरी करता है। मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा-सा शिफ्ट करूँगा कि रादर देन लुकिंग एट द हाउ मच पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ पीपल आर अवेयर, I'd say or are exposed to this, I'd say that how much portion of the people are now increasing daily, are increasing daily. So like how you said, कि earlier organization was started by a grandfather and then the father and then the odd generation was taking care, right? So relatively क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है, तो फ़ोन का मॉडल अपग्रेड हो रहा है। फ़ोन का मॉडल अपग्रेड हो रहा है तो सोच अपग्रेड हो रही है। तो लास्ट 7 साल में मेरा जो एक्सपोज़र है, मैं देख रहा हूँ कि हर साल हमारे पास नंबर ऑफ इनबाउंड इंक्वायरीज़ ग्रो करती जा रही हैं। एंड एवरी ईयर आवर इनबाउंड इंक्वायरीज़ आर इंक्रीज़ बाय 3 टू 4 टाइम्स। मतलब जैसे पहले हमारे पास अगर महीने में अगर एग्ज़ाम्पल 3 या 4 इंक्वायरी आती थी, तो आज मेरे पास डेली की कम से कम 5 से 7 इंक्वायरी है। सो यू कैन सी द मैसिव एक्सप्लोजन व्हिच इज़ हैपनिंग वेयर work like ours has become like an arrow in your home, right? You do have an option, of course, to do it by yourself, but you still think कि अब RO is like mandatory, right? कि हमें चाहिए ही चाहिए for right water. इसी तरीके से now work like ours has become like an RO कि यार इनको लेके आते हैं तो अपना काम अच्छा होगा और जल्दी होगा. वेरी गुड पॉइंट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द जनरेशंस नाउ दैट वी हैव द बेस. आई एम श्योर आपने तीनों जनरेशंस के साथ कुछ ना कुछ काम किया होगा इन मल्टीपल कंपनीज, राइट? इफ यू टॉक अबाउट द माइंडसेट ऑफ ऑल दीज जनरेशंस, आपको क्या शिफ्ट नज़र आ रहा है? लाइक हाउ इज़ द ग्रैंडफादर डिफरेंट फ्रॉम द फादर एंड हाउ इज़ द न्यू जनरेशन डिफरेंट फ्रॉम, मतलब कैसा कैसे अलग सोचते हैं वो लोग? Um, Ironically मैं सुबह आज इस बारे में सोचा था while I was driving and coming to office. मैं ऐसे सोच रहा था कि how the decision making is so different between a grandfather to father and father to son. Um, if you look at this way, कि survival, scaling and diversification. So grandfather, father and son. So grandfather was more on the survival stage कि भाई कैसे भी करके तो कुछ खड़ा करना पड़ेगा वरना फैमिली को खाना क्या खिलाऊंगा. वहाँ से फादर विच इज स्केलिंग स्टेज क्योंकि अब सर्वाइवल इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज ऑल अबाउट नाउ ग्रोइंग. एंड थर्ड इज अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, that what we were doing in our businesses so far we've done great. Now we want to diversify and get into other businesses or other products or other geography, right? So that's a change in generation, survival, scaling and diversification. If I look from the decision making point of view कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो का इम्प्लीमेंटेशन का जज्बा फर्स्ट जनरेशन में होता है, दैट इज एट द हाईएस्ट. कि कुछ भी है उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? सोचते बाद है, पहले एग्जीक्यूट करते हैं एंड हेंस वो सर्वाइवल से निकल पाते हैं. सेकंड वाले मोड के अंदर जहाँ पे स्केलिंग वाला मोड आ जाता है, ठीक है, राइट? वहाँ पे डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है. ओके. क्यों? क्योंकि अब हमारा सर्वाइवल मोड नहीं है, स्केलिंग मोड है, ठीक है? सो कैपिटल इज नॉट अ चैलेंज, नाउ इट्स ऑल अबाउट स्केलिंग. सो सेकंड जनरेशन डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट लेती है. थर्ड जनरेशन की वॉलेट साइज बहुत बड़ी होती है, ठीक है? क्योंकि डाइवर्सिफाई करना है. तो अगर मैं मैस्लोज़ हायरार्की में अगर मैं बॉटम लाइन पे अगर क्लियर हूँ कि मुझे अब रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं जीना है, इट इज़ ऑल अबाउट अबव, राइट? देन इट शुड बी ऑल अबाउट कि हाउ मच मनी कैन आई स्पेंड. सो आई हैव सीन द एक्सपेंसेस या स्पेंस, आई वुड से इन दिस वे कि खर्चा करने की नीयत तो सबकी है, बट एपेटाइट इज़ द हाईएस्ट इन द थर्ड जनरेशन, right? Implementation power is the highest in the first generation, right?
एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग आई हैव सीन ऑन द सेकंड जनरेशन, बिकॉज वो उन्होंने सर्वाइवल से भी निकले हैं और डाइवर्सिफिकेशन पे भी जाना है। सो मैं आपको यही पूछने वाला था कि हाउ डू यू पुट ऑल द माइंडसेट्स इन वन वर्ड, और आपने पहले ही बहुत अच्छे से एक्चुअली कर दिया सर, सर्वाइवल, स्किल एंड डाइवर्सिफाई। तो आई थिंक रिस्क एपेटाइट अभी बढ़ रहा है, रिस्क एपेटाइट बढ़ रहा है, हाँ। क्योंकि एक तो बहुत फ्री माइंडेड है जेनजीज, और उनके पास हाथ में है पैसा, दे डू नॉट माइंड लूजिंग समथिंग दैट दे हैव, क्योंकि उनके पास टाइम भी है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग टुडे, तो दे हैव their life to rectify everything, is how I see. I don't know if I'm correct here. पार्शियली मैं ऐसा बोलूँगा कि रिस्क एपेटाइट बढ़ रहा है इसके वजह से, क्योंकि अगेन एज आई सेड के नीचे लेवल का सर्वाइवल स्टेज अभी चैलेंज नहीं है। सो इट्स ओके फॉर मी टू स्पेंड 350 रुपीज़ फॉर अ कॉफ़ी एवरी सिंगल डे, राइट? दैट्स हाउ थर्ड जनरेशन थिंक्स, right? Which is okay, absolutely okay, right? Because they are privileged in that way. But on the other end, they value the time the most. They value their time the most. Hmm. Try to understand that the current generation is well exposed, well traveled, well educated, right? So the core difference between, let's say, India or the other Western country is कि जहाँ पे हम एक लमसम पैसों की बात करते हैं कि आपको मंथली इतना पैकेज दिया जाएगा, right? You get paid by an hour in the US or any other Western country. So when you get paid by an hour, it automatically tells you your value of per hour. With which in India you don't usually measure your value of 1 hour. So now this third generation, think about it, जो US में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आती है, तो उसने वो कल्चर देखा है दैट हाउ डू यू गेट पेड बाय पर आवर। तो यहाँ पे जब वो बैक टू स्क्वायर वन आती है यहाँ पे एंड दे स्टार्ट वर्किंग, देयर एंटायर कैलकुलेशन इज बाय डिफॉल्ट नाउ चेंज टू दैट हाउ मच एम आई अर्निंग पर आवर, हाउ मच एम आई डेलीगेटिंग पर आवर, हाउ मच एम आई रिसीविंग पर आवर। सो लाइक यू सेड, रिस्क एपेटाइट बढ़ गया है, राइट? ऑन द अदर एंड, I'd say the importance of time has exploded like everything. So the current generation doesn't want to think twice कि ये मैं करूँ कि नहीं करूँ। पैसा बच रहा है, पैसा बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समय बच रहा है, बहुत जल्दी करना चाहिए। Time over money. Okay. तो अगर हम लोग फैमिली रन बिजनेसेस की बात करें, आई हैव रेड समवेयर कि ओनली almost 70% of the SMEs are family run. ठीक है, देर आर नॉट पीपल आउटसाइड फैमिली। शायद कई बार ऐसा भी हम लोग देखते कि एम्प्लॉयज भी चाचा मामा होते हैं करेक्ट। और सालों से काम कर रहे हैं। इन केसेस में फैमिली रन बिजनेसेस में लीडरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा देखा है आपने? अगर मैं एक पर्सनल एग्जांपल दूं, आई वाज विद अ क्लाइंट वन टाइम, और व्हाट आई सॉ वाज कि मिडिल लेवल है ही नहीं, देयर इज नो सी लेवल। वो जो पुराने एम्प्लॉयज जो 20-25 सालों से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना, दे हैव बिकम मैनेजर्स नाउ, करेक्ट। और उनके ऊपर देयर इज लिटरली द फादर हु मेड द बिजनेस। और मैं जिनको मिल रहा था, ही वाज द सन, नाउ फादर रिटायर्ड, और वी वर टॉकिंग अबाउट एन ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि ग्राउंड लेवल जो समझ है बिजनेस की, हाउ द प्रोडक्ट इज मेड, हाउ इट इज डिलीवर्ड, वो बॉस के पास नहीं है इनफ टू टॉक टू मी। और वो मैनेजर को बुलाता है तो उसके पास वो विजन नहीं है टू जो ये एनविजन कर रहे हैं कि उसको जो करना है। तो इस केसेस में लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स गेट्स फेल्ड। So what do you think, or how do you think this should be approached? Leadership कैसे बनाते हैं? So एक तो what's happening is that now, because people have understood that if we want to develop, we have to start borrowing talent. So people like yours or me, when we come on table, we are practically borrowed talent. Right. Correct? Right. Uh, but the organization has also started understanding कि हमें ऐसे टैलेंट्स को परमानेंटली भी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप लेवल पे होती है, वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन नीचे एम्प्लॉय लेवल पे भी होती है। कि जहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन जब काम कर रही थी दादाजी के साथ में, उनके लिए भी सर्वाइवल ही प्रॉब्लम था। ठीक है, सेकंड जनरेशन के लिए उनको भी ये चाहिए था सैलरी कितनी जल्दी बढ़ेगी, और थर्ड जनरेशन के लिए जो एम्प्लॉय है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं कितना जल्दी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सीखूँ, तो वहाँ पे डाइवर्सिफाइड माइंड आ जाता है। ठीक है, बट दैट सेड, जो आपने एग्जांपल दिया कि मेरे पास पिछले 20 साल से मेरे मैनेजर जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक
ऑपरेटर से जुड़े थे और अब मैनेजर बने हैं, सो वो ओजीटी हो गया है, ऑन जॉब ट्रेनिंग करके धीरे धीरे करके सीखे हैं, राइट. बट अब नाउ देर इज अ सैचुरेशन पीरियड हैज कम इन लर्निंग. सो हेंस व्हेन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस स्टार्टेड हायरिंग पीपल, कि भाई एक MIS एग्जीक्यूटिव लेके आ गए, प्रोडक्शन इंजीनियर लेके आ गए या मैनेजर लेके आ गए, तो उनको अब एक 25 से 35 साल की उम्र के बीच में लोग मिल रहे हैं. एंड ये जो करंट जनरेशन इन लोगों को लेके आ रही है, लेके आने के बाद बहुत इंटरेस्टिंग एक बताता हूँ, दे आर नॉट आस्किंग द करंट पीपल टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. और इवन इफ दे थिंकिंग दैट व्हाट दे शुड डू, आई हैव रिकमेंडेड कि इनको आप एडवाइजर बना दो. The people who have been there in your organization from last 20 years, 25 years, right? Don't take their jobs away. Bring new people, bring flesh, bring fresh blood in the organization, right? लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 20-25 साल से चल रहे थे, इनके पास विजडम है ना, उस विजडम को ऑडिट में कन्वर्ट कर दो, उस विजडम को एडवाइजरी में कन्वर्ट कर दो, उस विजडम को प्लानिंग में कन्वर्ट कर दो. सो यू डोंट लूज आउट बोथ, यू ब्रिंग बोथ ऑन द टेबल, विजडम ऑल्सो एंड एनर्जी ऑल्सो. Has this happened in one of your projects? हाँ, हाँ. हमारे लिए तो अब ये कॉन्स्टेंट रिकमेंडेशन है, बिकॉज़ द मोमेंट नाउ वी गेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, द फर्स्ट फियर of the previous generation is that what would happen of my people who have been there from last 25-30 years. And we say that unless until they are not environment spoilers, we will not recommend you to ask them to leave. But if at all we can convert them from active to passive role, we can make them as a QC person, we can make them as an advisor person, we can make them as a planning person, right? That's where the work is done, because they are the best people who could help us in guiding, who can help us in training people, Actually, yeah. right? Right. So, अगर एक 25-year-old after completing his MBA is getting into a family business, right? How should he approach his ladder? Like, how should he envision his ladder? उसके first 30 days या फिर 6 महीने कैसे दिखने चाहिए, क्या उसको करना चाहिए? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, भले ही वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी एक नई जनरेशन आती है या एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उसको भांति-भांति का एक्सपीरियंस हमेशा मिलना चाहिए. सो आपके क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से बोलूँ कि क्या करना चाहिए, लेट्स से एग्जांपल इफ समवन जॉइन्स, तो सबसे पहले उसको शॉप फ्लोर पे मैन्युफैक्चरिंग में एक वेल्डर के पास खड़े रह के देखना चाहिए कि वेल्डिंग कैसे हो रही है. ड्रिल मशीन उठानी चाहिए, थोड़ा-सा कारपेंटरी का काम करना चाहिए, राइट. फिर वहाँ से जैसे-जैसे सुपरवाइज़र का रोल समझना चाहिए, फिर एक उसके ऊपर मैनेजर का रोल समझना चाहिए, फिर मास्टर का रोल समझना चाहिए. तो एक पूरे लैडर में बॉटम से लेके टॉप तक की जर्नी को एटलीस्ट 1 से 1.5 साल की देखनी चाहिए. दूसरा, हर बिज़नेस का एक हार्ट होता है. जैसे किसी बिज़नेस का हार्ट R&D होता है, किसी बिज़नेस का हार्ट सेल्स होता है, राइट. किसी बिज़नेस का हार्ट प्रोडक्शन होता है, ठीक है, राइट? तो जो भी करंट जनरेशन आती है, उसको उस हार्ट से सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है. हो सकता है कि आगे जाके वो फाइनेंस संभालने वाला हो, राइट? बट उसका कुछ दिन तो सेल्स में जाना ही चाहिए, कुछ दिन ऑपरेशन में जाना चाहिए, कुछ दिन QC में जाना चाहिए, कुछ दिन डिस्पैच में जाना चाहिए, कुछ दिन HR में जाना चाहिए. तब जाके उस एक इंसान को पूरी ऑर्गेनाइजेशन की 360 डिग्री की समझ पड़ेगी. सेम थिंग व्हिच वी डू इन स्टैटिस्टिक्स आल्सो. एनी पर्सन हू जॉइन्स आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राइट? वी मेक श्योर दैट द पर्सन गोज़ ऑन सेल्स कॉल्स अलोंग विद आवर सेल्स पीपल टू अंडरस्टैंड कि हम बेचते कैसे हैं. Okay. He or she should go in our diagnosis आईना to understand कि हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं. They should go to our sales consulting project, operation consulting project, HR consulting project. They should go and meet our HR. They should go and meet our accounts. ताकि एक इंसान को समझ आए कि ये ऑर्गेनाइजेशन अगर पूरी चल रही है, तो वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट की वजह से नहीं चल रही है, Right. सबकी इक्वल कंट्रीब्यूशन की वजह से चल रही है. तो हम उस तरीके से किसी भी एक इंसान को इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहते हैं. That I think should be the most appropriate way. Actually, तब जाके like if you know the A, B and C, तो फिर आप आगे you'll be able to lead. HUL does this very beautifully. वो भ्रमण पे भेज देते हैं. कोई भी इंसान जॉइन करता है ना, भले किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसको पहले 30-40 दिन के लिए मार्केट में भेज देंगे, सेल्स के भ्रमण में भेज देंगे, किसी भी कोने में भारत के, कि जाओ आप देखो कि हमारे सेल्समैन कैसे बेचते हैं. They used to do it so beautifully. Right. Actually important है, I mean. और if we talk about the succession planning, वो like how should
that happen? Like, what's the point जब ये planning start होना चाहिए? What's the point जब ये actually execute होना चाहिए? क्योंकि if we see the median age of a company leader, अगर SME का देखें, I've read somewhere is 51 years, which is not like, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि काफ़ी young, right? मतलब हो रहा है late. When should the father generation start thinking about succession और कब actually execute होना? I think the first point is having a dialogue about succession. See, most of the organizations where family is involved, they refrain having hard dialogues. Right. They're not very comfortable in doing hard dialogues. कि भाई चलो, मैं और कितने साल काम करूँगा, तुम कब जॉइन करोगे? अच्छा ठीक है, अपने तेरे बाद में ये 4 लोग और आने वाले हैं घर के, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी? ये डायलॉग जिसके अंदर सबकी सहमति चाहिए, सबके थॉट प्रोसेस चाहिए, ठीक है? ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में होते नहीं हैं। एंड एम्पेरिकली ये सारा का सारा बर्डन आ जाता है टॉप हॉन्चो पे, राइट? जिसने ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया होगा या आज जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा होगा। Right. ठीक है, राइट? सो द राइट वे इज़ फर्स्ट टू हैव स्टार्टिंग दिस डायलॉग बिटवीन मल्टीपल जनरेशंस कि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट 5 साल, नेक्स्ट 10 साल कैसे दिख रहे हैं? कौन कब-कब पढ़ाई करके कितने साल के बाद ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेगा? जुड़ेगा तो तब ऑर्गेनाइजेशन उतनी बड़ी होनी चाहिए ना। आज अगर मेरे घर के 10 लोग जुड़े हैं और ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर लेट्स से एग्जांपल 50 करोड़ है, ठीक है, राइट? तो प्रैक्टिकली एवरेज पर्सन इज़ कंट्रीब्यूटिंग 5 करोड़ टू द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज़ टू लेस। Yes. आज की तारीख में 50 करोड़ तो एक सिंगल लेड पर्सन भी आराम से ड्राइव करता है। हाँ. विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम ओवरली फैमिली मैनेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना बन जाए कि जहाँ पे 10 के 10 लोग मेरे 50 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन में ही जुड़ जाएं। रादर देन दैट आप डाइवर्सिफाई करो। तो ये सारे प्लानिंग्स और डिस्कशंस, हार्ड डायलॉग्स लोगों को करने पड़ेंगे। उसके बाद बात की बात आती है कि कब कौन एग्जिट लेगा, कब कौन एंट्री लेगा। एक हम हमेशा एक रेसी चार्ट बोलते हैं, RACI, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टिंग, इन्फॉर्म। तो हम ये बोलते हैं कि क्या मैनेजमेंट के बीच में अगर मल्टीपल मैनेजमेंट के लोग हैं, तो क्या आपके बीच में एक रेसी चार्ट है क्या? कि भई किसकी ज़िम्मेदारी है, किसकी जवाबदारी है, किससे पूछना है और किसको सिर्फ़ बताना है। अगर ये क्लियर है, तो आपको हर चीज़ के लिए हर एक के पास पूछने की ज़रूरत नहीं है और हर चीज़ के लिए एक बंदे को ज़िम्मेदार नहीं है। सो इफ दैट इज़ वेल डिवाइडेड, आई थिंक मोर और लेस सक्सेशन प्लानिंग इज़ आल्सो डन वेरी ब्यूटीफुली। तो आई थिंक प्रॉब्लम बहुत कोर पे की बात ही नहीं हो रही. Communication is the biggest problem in the entire world, irrespective of the business or personal life, but yeah, business definitely is. Right. Got it. So I think मुकुल भाई एक सबसे क्रेजी स्टोरी वर्किंग विद अ फैमिली बिजनेस आपके एंटायर 14 ईयर 15 ईयर स्टैटिस्टिक्स हो गया Scientific still stands 8 years. 8 8 years sorry. years. Yeah, the craziest family run business story that you have had, the craziest project आपको ऐसा लगा हो कि यार इसमें तो कैसे होगा. Um, I think I would not be able to say कि एक specific craziest story because each story has its own background. कि जब फैमिली मैनेज बिजनेसेस चलते हैं तो उसमें बहुत सारा योगदान पीछे से घर का भी होता है। फीमेल्स ऑफ द हाउसेस का भी उतना ही योगदान होता है जो अनसीन योगदान होता है फैमिली मैनेज बिजनेस के लिए, क्योंकि वहाँ के डायनामिक्स क्या है, उनके बीच में केमिस्ट्री क्या है, उन सब की परछाई फैमिली मैनेज बिजनेस पे होती है। ठीक है, आई हैव सीन बिजनेसेस और प्रोजेक्ट्स के जहाँ पे घर के 12 लोग हैं, ठीक है, और उसी तरीके से उन्होंने वो डिवीजन घर पे भी किया हुआ है वेरी ब्यूटीफुली कि भाई यहाँ पे ये डिपार्टमेंट संभाल रहे हो तो घर पे भी आप ये डिपार्टमेंट संभाल रहे हो। सो द डिवीजन ऑफ द लेबर इज डन एट बोथ द एंड्स, Okay. ऑन ऑल्सो ऑन द ऑफिस साइड, ऑल्सो ऑन द होम साइड। मैंने वो भी देखा है बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने ये भी देखा है कि हम प्रोजेक्ट में घुसे, हमने करंट जनरेशन के लड़के को थोड़ा सा प्रेशर किया, यार ये काम तो करना पड़ेगा, ठीक है राइट, तुरंत चले गया पापा के पास में, ठीक है ना, पापा ने बोला नहीं नथिंग डूइंग, ठीक है, प्रोजेक्ट गेटिंग क्लोज, भैया टाटा बाय बाय, आप मेरे बच्चे को प्रेशर डाल रहे हो। तो नाउ आई डोंट नो दैट व्हाई ही वाज फेसिंग द चैलेंज। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या अभी तक किया है, 25-26 साल हो गए हैं, उसकी स्कूलिंग क्या हुई है, जोग्राफिकली कहाँ रहा हुआ है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस के अंदर इक्विप होती हैं, राइट? बट एज आई वाज सेइंग, वन इज दिस एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एवरीवेयर। वन कि बच्चे को थोड़ा सा प्रेशर कर दिया और टॉप होंकोस तक पॉइंट है कि भैया यू बस करो बहुत हो गया, ठीक है राइट। तीसरा, आई हैव सीन के जहाँ पे
करंट जनरेशन लेके ही हमें इसलिए आई है कि आप प्लीज़ हमारी प्रीवियस जनरेशन को समझाइए, बिकॉज़ वी आर नॉट एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड, राइट? और कुछ-कुछ जगहों पे हमारे पास प्रीवियस जनरेशन लेके आ रही है कि प्लीज़ आप आओ और हमारी करंट जनरेशन को समझाओ, क्योंकि जिस तरीके से हम एग्ज़ीक्यूट जितनी फास्टली करते थे, उतना फास्ट एग्ज़ीक्यूशन हमारी करंट जनरेशन नहीं कर रही है। सो कैन यू प्लीज़ बिकम आवर आर्मर हू कैन हेल्प अस इन गाइडिंग थ्रू? इंटरेस्टिंग। आई मीन बहुत everything is dependent on the course actually, not on the business side I'm talking, but on the emotional and the family mindset, family dynamic. वो सारी चीज़ें आई थिंक फैमिली बिजनेसेस में धीरे धीरे बहुत इंग्रेन होती है, जहाँ से वी सी द प्रॉब्लम्स एंड व्हाटएवर जो भी हो रहा है। See, think this way, Malav. You didn't choose which area you will stay. It's your parents. You didn't choose which building or which bungalow you will be staying inside. It's your parents. You didn't choose the school where you'll be going. Definitely, it's your parents. And you didn't even choose which city you will be staying. It's your parents. A lot of our initial decision making in our life is done by our parents. So today, wherever we are, right, successfully, a very large part of gratitude goes to our parents in deciding the right things for us, because of which where we are today successfully driving things. हमारे हाथ में तो 18-20 साल के बाद चीज़ें हाथ में आई ना, कि अच्छा कॉलेज के बाद क्या करना है, कौन सी जॉब लेनी है, कौन से शहर घूमने जाना है, कौन सी पार्टी में जाना है कि नहीं जाना है। हमारे हाथ में डिसीजन मेकिंग वो आई, लेकिन फाउंडेशन डिसीजन मेकिंग वाज इन आवर हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। सो एनी बिजनेस विच इज थ्राइविंग and is driven by multiple generations, we will also have to look at the kind of decision making which was done by the previous generation, knowingly or unknowingly, or the current generation, जिसका रिजल्ट हम अभी देख रहे हैं। मुकुल भाई, आई थिंक इट वाज अ वेरी शॉर्ट बट वेरी गुड कन्वर्सेशन। एक्चुअली मुझे जितने पॉइंट्स पे बात करनी थी वेरी एप्टली आपने सारी चीज़ों को वर्ड्स में डाला। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स मम, थैंक्स। मे बी दूसरे आइडियाज़ आएंगे मेरे दिमाग में, विल डू मल्टीपल एपिसोड्स में आपके पास वापस आऊँगा। प्लीज़ डू कम अगेन। एनी सिंगल डे। थैंक थैंक यू यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स।